आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खास पेशकश धरोहर के गीता प्रेस की दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। धरोहर की पहली कड़ी में हमने आपको दिखाया था प्राचीन विरासत और वहां के मंदिर की, इसके साथ साथ पुस्तकों का विशाल संग्रह हमने आपके सामने रखा था। और धरोहर की दूसरी कड़ी में हम आपके सामने ले आएंगे गीता प्रेस की पहली छपाई मशीन, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह सुव्यवस्थित तरीके से पुस्तकें हमारे तक और विश्व के कोने कोने में पहुंचती हैं। तो आइए चलते हैं। दर्शकों, ये है गीता प्रेस की प्रथम छपाई मशीन, जिसकी स्थापना श्री जयदयाल गोयनका ने की थी। आप इसको देख सकते हैं हमारे अमेज नाउ प्रोग्राम में, जिसको हम दिखा रहे हैं धरोहर में। गीता प्रेस के पुस्तकों की लोकप्रियता की वजह है यहाँ की सस्ते मूल्य की किताबें, साथ ही यहाँ की प्रिंटिंग इतनी साफ़ सुथरी होती है, जिसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती है। और इसका फ़ॉन्ट का आकार काफ़ी बड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब तो इन्होंने बताया है कि जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन अब ये कुछ नए इस रंग बिरंगे रूप में हमें पढ़ने को मिलेगा। आखिर गीता प्रेस ये सब कैसे करता है, इतने सुव्यवस्थित तरीके से पुस्तकों को हम तक पहुंचाता है। आज यही सब चीज़ जानने के लिए हमारे अमेज नाउ की टीम गीता प्रेस के महाप्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी से मिलने पहुंची। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमेज नाउ के खास प्रोग्राम धरोहर में। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कैसे इतने बृहद रूप में पुस्तकों का वितरण करने का ख्याल गोरखपुर में आया? इसका संचालन ट्रस्ट बोर्ड से होता है। ट्रस्टियों का जो इसमें कभी भी इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, चाहे चेयरमैन हो चाहे सेक्रेटरी हो। मतलब ये कहा जाता है कि आपको ये पद संभालना ही है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है और जगह की तरह। नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये गोविंद भवन कार्यालय, हमारे जो हेड ऑफिस है गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता के नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी एक इकाई है और भी इकाइयाँ हैं। तो ये हमारा जो गोविंद भवन कार्यालय है नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है। गीता प्रेस अपने पुस्तकों में जानबूझ करके मूल्य कम रख करके सस्ती बेचने के लिए वो घाटा देता है।
जी। लेकिन उसकी भरपाई जो दूसरी यूनिट अपनी है उससे हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक घाटा में चलाते रहेंगे, किसी से पैसा भी नहीं लेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई कि भाई और दूसरी इकाइयाँ खोली जाए, उससे कुछ कमाई हो और उससे गीता प्रेस की पुस्तकें हम सस्ती बेच सकें। ट्रस्टियों का यहाँ से कोई आर्थिक संबंध नहीं है, यानी कि ट्रस्टी जो हैं उनके ऊपर, जो टॉप मैनेजमेंट हमारा है, उनके ऊपर गीता प्रेस का एक भी पैसे का खर्च नहीं है। अगर वो आते हैं तो उनकी अपनी गाड़ी होगी, उनका अपना पेट्रोल होगा, उनका अपना ड्राइवर होगा, और अगर कहीं मीटिंग में जाएंगे तो अपना भाड़ा किराया लगा के मीटिंग में जाएंगे। वो सारा अपना पूरा अपने ऊपर गीता प्रेस का एक भी पैसा खर्च नहीं होने देते। ये ट्रस्टी जो यहाँ के, इस तरह से यहाँ का काम चल रहा है। जैसे टॉप मैनेजमेंट पर खर्च नहीं होने के नाते बिल्कुल भी, और गीता प्रेस का उद्देश्य फ़ायदा कमाना नहीं है, इसलिए पुस्तकें हम और भी सस्ते मूल्य पर दे पाते हैं। इस समय हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं, 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं इस समय वर्तमान में। अभी लगभग 72 करोड़ पुस्तकें हम लोग आज तक छाप चुके हैं, जब से प्रेस की स्थापना हुई है तब से। उसमें हम हमारे यहाँ से उपनिषद और पुराण से शुरू हुआ है और बाल पोथी तक हम लोग प्रकाशित करते हैं। शताधिक पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें हम लोगों ने बच्चों के लिए छापे हैं, ताकि बच्चों में संस्कार अच्छे पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने बाल पोथी के अलावा बालकों के लिए अलग, स्त्रियों के अलग, वृद्धों के लिए अलग, सत्संग वालों के लिए अलग, हर तरह के लोगों के लिए साहित्य उपलब्ध कराने का प्रयास है। और अभी भी ये है कि प्रतिवर्ष हम लोग अपनी पुस्तकों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करा के छापने की योजना लगातार करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं और पुस्तकें प्रकाशित कर भी रहे हैं। हमारी 20 ब्रांचें हैं जिसके आधार जिससे हम लोग अपना पुस्तकों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी भारतवर्ष के बाहर पहली शाखा काठमांडू में है, नेपाल में है। अच्छा। हाँ, यहाँ से एक कल्याण मासिक पत्र प्रकाशित होता है, जिसकी लगभग अब तक 16.5 करोड़ प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और 95 वर्षों से अनवरत निकला है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें कि कल्याण का प्रकाशन न हुआ हो किसी भी परिस्थिति में। इसके हमारे ग्राहक बहुत पुराने हैं और कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई हमारे दादाजी इसके ग्राहक थे। और पहले की सुनी हुई बात है कि लोगों के पास कल्याण जाता था, दक्षिण भारत वगैरह की बात मैं बता रहा हूँ, तो लोग कल्याण पढ़ने के पहले उसकी आरती करते थे, दीपक जलाते थे, उसके बाद कल्याण खोल करके पढ़ते थे। ये इतनी श्रद्धा कल्याण के प्रति लोगों की है। गीता प्रेस चूँकि बड़ा शुद्ध प्रकाशन के लिए जाना जाता है, इसलिए कहीं प्रमाण रूप में कोई चीज़ अगर देखा जाता है तो उसमें उदाहरण आता है गीता प्रेस की पुस्तकों का। गीता प्रेस की पुस्तकों को लोग प्रमाण मानते हैं, तो इसलिए बड़े सचेष्ट रहते हैं हम लोग कि कोई ऐसी सामग्री हमारे यहाँ से प्रकाशित ना हो जो प्रामाणिक ना हो। जी, ये बताइए कि यहाँ से रोज कितनी मात्रा में पुस्तकों का प्रकाशन होता है? देखिए, रोज की संख्या तो नहीं हो पाती, क्योंकि मान लीजिए हम रामचरितमानस छाप रहे हैं और मोटा ग्रंथ है, तो एक ग्रंथ छापने में हमको 5 दिन लगा, और हनुमान चालीसा जैसा अगर हम छोटी पुस्तक छाप रहे हैं तो कई हो जाती है। वर्ष में लगभग 2.25 करोड़ पुस्तकें हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। और यहाँ के मुख्य प्रकाशन कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय प्रकाशन है वो गीता और रामचरितमानस है। इनकी बिक्री भी बहुत है और इनके रीडर भी बहुत हैं। उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, तो मूल्य में सबसे अधिक बिकने वाला रामचरितमानस है, संख्या में अधिक बिकने वाली गीता है। जी। अच्छा, आपने ये कैसे सोचा कि यहाँ से पुस्तकों का वितरण विदेशों में जाए? देखिए, ऐसा है कि विदेशों में हम अपने माध्यम से कम और लोगों के माध्यम से ज़्यादा भेजते हैं। जैसे बड़े बड़े बुक सेलर्स हैं तो उनके माध्यम से हमारी पुस्तकें विदेशों में ज़्यादा जाती हैं, और हम लोग तो विदेश में ही पूरी मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाते हैं। पुस्तकों की कमी बराबर कुछ न कुछ बनी रहती है। मशीनें हम लोग बढ़ाते रहते हैं तो पुस्तकों के पाठक हमारे बढ़ते रहते हैं।
तो अभी हमने देखा ऊपर जा कर के कि वहाँ पे कुछ नई मशीनें जो भी मार्च 2021 में कुछ प्रिंटिंग मशीनें लगी हैं, तो उसके बारे में बताइए वो कहाँ से आई है? देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें बराबर आधुनिक तकनीक से जुड़े रहना पड़ता है। तो उसी क्रम में प्रतिवर्ष कुछ न कुछ आधुनिक तकनीक की मशीनें हम लोग भी लाते रहते हैं। अभी देखिए, हमारे यहाँ जो मशीनें आई हैं, वो प्रिंटिंग की जो मशीन है वो भारतवर्ष में इस समय इस तरह की उपलब्ध नहीं है, इसलिए बाध्य होकर हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। अभी जो आई है ये पहले भी इसी कंपनी की, कोमोरी कंपनी है ये जापान की, इसकी एक मशीन आई थी और अभी फिर उसी की मशीन मंगाए हैं। कुछ मशीनें हम लोग जर्मनी से मंगाए हैं, जैसे किताबों की सिलाई वगैरह के लिए, बाइंडिंग वगैरह के लिए जर्मनी से भी आई है। कुछ इटली से भी आई है मशीनें, जहाँ की जो तकनीक अच्छी होती है और हमेशा अपने मशीनों को अपग्रेड, प्रेस को अपग्रेड करने के लिए ये योजना बनती रहती है और हमेशा इसको आगे भी ये योजना बनती ही रहेगी। जी, ये बहुत खूब है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकें घर घर में और कोने कोने में पहुंचाएंगे। और ये एक प्रश्न उठ रहा है, जैसे कोरोना काल का सत्र चल रहा है, ठीक है, ये हम लोग 1.5-2 साल से जो फेस कर रहे हैं, हर विभाग पर, हर व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है, तो गीता प्रेस पर इसका क्या असर पड़ा? गीता प्रेस की पुस्तकों पर इसका असर नहीं के बराबर है। इसलिए जब कोरोना काल में लोग जब घर बैठे तो वो भगवान को ज़्यादा याद किए, भगवान को ज़्यादा मनाने लगे, और जब घर बैठे तो उनको पढ़ने के अलावा कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, तो पढ़ें क्या, अखबार भी पढ़ने के लिए लोगों ने छोड़ दिया था कि कोरोना काल में अखबार कौन पढ़ेगा। तो गीता प्रेस की पुस्तकें उन दिनों में लोग अधिक पढ़े, और गीता प्रेस की पुस्तकें बेचने वाले बुक सेलर भी बहुत हो गए, क्योंकि जो बच्चों की किताब बेचते थे, कापियाँ बेचते थे, वो सब भी उनके तो स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो वो लोग भी हमारी पुस्तकों को बेचना शुरू किए। तो पहला जो फेज़ था, उसके बाद तो मांग हमारी बहुत अधिक बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी आज भी हमारी मांग में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोरोना की वजह से हमारी बिक्री कोई प्रभावित हुई है। इसका खर्चा, यहाँ के कर्मचारियों का खर्चा, यहाँ के पुस्तकों की प्रिंटिंग में जो भी खर्चे आते हैं, वो सब कैसे मैनेज आप लोग कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने बताया ना कि जो हमारी हेड ऑफिस है, गोविंद भवन कार्यालय, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलती है। तो इसमें जब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो सारे खर्चे तो इसमें मीट आउट हो ही रहे हैं। जितने भी कर्मचारी हैं उनका सबका पीएफ कटता है, ईएसआई से गवर्न है, और जब पीएफ और ईएसआई कटता है तो रिटायर होने के बाद उनको सरकार पेंशन देती है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो वो खर्च तो हम जो पुस्तकों का मूल्य रखते हैं उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धरोहर की अगली कड़ी में भारतीय संस्कृति और किसी पौराणिकता के अनूठे सत्य से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।